हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल हेमंत क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। केमिस्ट्री का मैंने दो बेसिक पार्ट बनाया है, पहले आप लोग वो दोनों बेसिक पार्ट देख लीजिए, उसके बाद फिर जो है इस वीडियो को देखिए। तो जो है इस वीडियो में हम लोग जो है क्लास 10th की केमिस्ट्री को कंटिन्यू करेंगे। क्लास 10th का हम पहला चैप्टर जो है शुरुआत कर रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण। आज हम लोग जो है रासायनिक समीकरण के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और ये मेरा वीडियो लगभग वन शूट वीडियो भी मान सकते हैं। इस वीडियो में सारे बेसिक पॉइंट्स जितने भी हैं पहले चैप्टर में रासायनिक समीकरण से संबंधित, वो सब कुछ इसमें हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कुछ। पहला पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन, इसके बाद पढ़ेंगे रासायनिक परिवर्तन, इसके बाद द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और उसके बाद समीकरण को संतुलित करना। संयोजन अभिक्रिया क्या होती है, वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्विविस्थापन क्या होता है, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, अपचयन, संक्षारण और विकृत गंधिता, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, अपने भौतिक परिवर्तन। देखिए, आप लोग ये कर सकते हैं, जो मैं बोलता हूँ उसको आप लोग जो है नोट कर लीजिए, क्योंकि इतने पॉइंट्स को लिखने में समय भी ज़्यादा जाएगा, और उसके बाद फिर अगर लिखा रहता है तो आप लोग सुनते नहीं हैं ज़्यादा। तो आप लोगों को चाहिए अच्छे तरीके से सुनना चाहिए। जब आप लोग अच्छे तरीके से सुनेंगे तो अपने आप ही लिख लेंगे, क्योंकि अगर हम लिखे रहते हैं तो लोगों का ध्यान उसी पर जाता है और वो ज़्यादातर क्या करते हैं, वो जो लिखा रहता है उसको पढ़ते हैं, सुनते नहीं हैं। तो आप लोग सुनने की आदत डालिए। अगर आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और सारे पॉइंट्स याद भी हो जाएंगे। तो हम लोग पहला पढ़ते हैं भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसको बोला जाता है? तो भौतिक का मतलब होता है फिजिकल चेंज। तो इसका मतलब क्या है, अगर किसी भी वस्तु के फिजिकल अवस्था में परिवर्तन आ रहा है, फिजिकल चेंज हो रहा है, उसके रंग में, रूप में, आकार में परिवर्तन हो रहा है, तो ये बोला जा सकता है कि वो एक तरीके का भौतिक परिक्रम है। तो भौतिक परिक्रम में क्या होगा, रंग में, रूप में, आकार में परिवर्तन होगा, ध्यान रखना है। किंतु इसमें क्या होगा, कभी भी द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता है और उसके रासायनिक संगठन में परिवर्तन नहीं होता है। ध्यान रखना, द्रव्यमान और रासायनिक संगठन में इसके परिवर्तन नहीं होता है, रंग, रूप, आकार में परिवर्तन हो सकता है। अगला पॉइंट अगर देखना चाहें तो इसमें अगर अभिकारक से अगर उत्पाद बन रहा है, अगर अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, तो जिस प्रक्रम को यूज करके अभिकारक से उत्पाद बना रहे हैं, अगर उस प्रक्रम को हटा देंगे तो क्या होगा, उत्पाद से फिर अभिकारक में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे क्या है, इसके लिए हम लोग जो है अगर पानी का एग्जांपल लें, पानी को अगर फ्रिज में रखते हैं तो इसका मतलब उसको कुछ फिजिकल उसमें चेंज किए और उसके बाद फिर वो बर्फ में परिवर्तन हो जाता है। तो अगर जिस भी प्रोसेस से उसको बर्फ में परिवर्तन हो रहा है, प्रोसेस को हटा लिया जाए, कहने का मतलब फ्रिज में से उसको बाहर कर दिया जाए, तो क्या होगा, फिर वो जो बर्फ रहता है वो पानी में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ से ये समझ सकते हैं कि जो अभिकारक से उत्पाद बन रहा है, बाद में फिर क्या हो रहा है, उत्पाद से फिर अभिकारक बन रहा है। तो इस तरीके के जो परिवर्तन होते हैं उनको बोला जाता है फिजिकल चेंज, जिसको बोलते हैं फिजिकल चेंज का मतलब भौतिक परिवर्तन। तो समझ गए भौतिक परिवर्तन में, तो आप लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत रंग, रूप, आकार में परिवर्तन हो सकता है, किंतु उसके रासायनिक संगठन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। साथ में अगर अभिकारक है तो अभिकारक से उत्पाद बनता है, फिर क्या होता है, उत्पाद से पुनः अभिकारक बन जाता है। जिस प्रोसेस को यूज करके अभिकारक से उत्पाद बनता है, अगर उस प्रोसेस को हटा लिया जाता है तब ऐसा विक्रम होता है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जैसे पानी को जो है गर्म करते हैं तो वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, वहीं उसका अगर कंडेंसेशन कर देते हैं, मतलब ऊपर से किसी चीज को ढक देते हैं, तो फिर वो उसका कंडेंसेशन होने के बाद फिर क्या हो जाता है, संघनन होने के बाद वो फिर पानी में परिवर्तित हो जाता है। और इसी तरीके से बर्फ को मतलब जल को जो है फ्रिज में रख करके बर्फ में परिवर्तित किया जा सकता है, फिर बाद में बर्फ से जल बन सकता है। तो इतने सारे परिवर्तन, ये कुछ भौतिक परिवर्तन थे। और उसके बाद भौतिक परिवर्तन के बाद जो है कुछ यहाँ से बोल सकते हैं एग्जाम्पल थे, जो मैंने दोनों बोला।
तो यहाँ से हम लोग अच्छे तरीके से समझ गए भौतिक परिवर्तन क्या होता है। अब दूसरा टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। यहां से ये समझना जरूरी है कि केमिकल चेंज में क्या होता है, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाता है, साथ में उसके रासायनिक संगठन में भी परिवर्तन होता है। ध्यान देना, द्रव्यमान में परिवर्तन होने के साथ साथ उसके रासायनिक संगठन, केमिकल कॉम्बिनेशन में, उसका जो बोल सकते हैं केमिकल कंपोजिशन में भी उसके वेरिएशन आ जाता है, चेंज हो जाता है। और इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें जो है नए पदार्थ का निर्माण होता है। जैसे भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का कोई निर्माण नहीं होता है, इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। और जो नए पदार्थ का निर्माण होता है वो क्या करता है, अगर कोई भी नया पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो जो नया पदार्थ बना है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी, और जो पहले पदार्थ था उसकी प्रॉपर्टी से दोनों से क्या होगी, डिफरेंट होगी, अलग अलग होगी। अगर इसको एग्जाम्पल के जरिए समझना चाहे तो क्या होगा, जैसे क्या है, दूध है। अभी दूध से क्या बनता है, दही बनता है। तो दूध से अगर दही बना तो दही का क्या है, उसका रासायनिक संगठन कुछ दूसरा है, दूध का रासायनिक संगठन दूसरा है। दूध में क्या होता है, अगर दूध है तो उसका कुछ मतलब उसके स्वाद में भी दूसरा रहेगा, लेकिन अगर जो है दही है तो उसका स्वाद दूसरा रहेगा। तो इस तरीके से देख सकते हैं। और उसको नया पदार्थ भी दही कहा जाता है, उसको दूध कहा जाता है। तो जो नया पदार्थ बन रहा है उसकी सारी प्रॉपर्टी पहले पदार्थ से क्या है, अलग है, डिफरेंट है उसके, क्योंकि उसके रासायनिक संगठन में, उसके द्रव्यमान में परिवर्तन आ जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन को और कैसे समझ सकते हैं, अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, किसी चीज, कोई चीज है, उसकी स्टेट में परिवर्तन हो रहा है, स्टेट में उसके चेंज हो रहा है, तो उसको बोलते हैं अवस्था परिवर्तन। रंग में भी परिवर्तन को बोल सकते हैं कि वो किस तरीके से, अगर किसी में देख रहे हैं तो रंग में भी परिवर्तन से उसको बोला जाता है कि वो क्या है, भौतिक रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत आता है। इसी तरीके से अगर कहीं कोई भी अभिक्रिया है, उसमें से गैस निकल रही है, कोई भी रिएक्शन दिया गया है, उसमें से अगर गैस निकलती है, तो इसका मतलब जो है, अगर उसमें से गैस निकल रही है तो कौन सा परिवर्तन होगा, वो रासायनिक परिवर्तन होगा। अब गैस कैसे निकलेगी, जैसे मेथेन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या होगा, CO2 और H2O निकलेगा, तो ये गैस ही है। तो एक तरीके की क्या है, एक तरीके का ये जो है गैस निकल रही है, एक तरीके का रासायनिक परिवर्तन है। इसी तरीके से तापमान में भी अगर कोई भी अभिक्रिया हो रही है, उसमें तापमान में परिवर्तन हो जाता है, तो वो भी नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है। तो इसका मतलब जो है हमें ये ध्यान रखना है, अगर अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, उसके रंग में परिवर्तन हो रहा है, या फिर गैस निकल रही है, या फिर तापमान में परिवर्तन हो रहा है, तो किसको दिखाएगा, वो केमिकल चेंज को दिखाता है, रासायनिक परिवर्तन को दिखाता है। तो उम्मीद है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन आप लोगों को समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग समझते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो द्रव्यमान संरक्षण के नियम से समझने से पहले हम दो टॉपिक्स को और समझते हैं, अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। तो समझते हैं अभिकारक। अभिकारक किसको बोला जाता है, जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उनको क्या बोला जाता है, अभिकारक कहा जाता है, रिएक्टर बोला जाता है। इंग्लिश में इसको बोल सकते हैं रिएक्टर, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो जो भी कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन है, उसमें जितने भी पार्ट्स उसके होते हैं, जो जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, मतलब अभिक्रिया को पूरा करवाते हैं, तो उन्हीं भाग को क्या बोला जाता है, अभिकारक, रिएक्टर बोला जाता है। उसके बाद फिर भाग लेने के बाद जो बनता है बाद में, उसी को क्या बोला जाता है, प्रोडक्ट कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। तो समझ में आ गया होगा अभिकारक उत्पाद क्या है। जैसे इसको एग्जाम्पल से समझें, सब्जी बनानी है तो सब्जी में क्या होगा, आलू की सब्जी मान लो बनानी, तो आलू की सब्जी हो गई। उसके बाद फिर जितने भी मटेरियल्स हो गए, मसाला हो गया, ये सब क्या हो जाएंगे, अभिकारक। तो आलू और उसके बाद फिर ये मसाला, ये सब क्या हो जाएंगे, अभिकारक हो जाएंगे। और बनने के बाद फिर क्या बनता है, सब्जी जिसको बोलते हैं, सब्जी कहते हैं, उसमें सब कुछ रहता है। प्रोडक्ट के रूप में क्या बनता है, सब्जी बन रही है। तो इसका मतलब सब्जी क्या हो जाएगा, उत्पाद, और जितने भी मटेरियल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, अभिकारक। उम्मीद है आप लोगों को अभिकारक और उत्पाद समझ में आ गया होगा। अगर अभिकारक उत्पाद समझ लें तो हमें जो है द्रव्यमान संरक्षण को समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम जैसे H2 और O2 लेते हैं, ये H2 है, ये O2 है, ये गिव्स आउट क्या होगा, H2O। तो यहाँ पर बैलेंस, अभी बैलेंस ना करें।
अब यहाँ पर क्या किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया था। हाइड्रोजन गैस के 10 ग्राम लिए गए थे, ऑक्सीजन गैस के 20 ग्राम लिए गए थे। 10 ग्राम हाइड्रोजन लिया गया था और 20 ग्राम क्या लिया गया था, ऑक्सीजन। ध्यान देना, 10 ग्राम ऑक्सीजन, 10 ग्राम हाइड्रोजन है और 20 ग्राम ऑक्सीजन है। अब अभिक्रिया होने के पश्चात जो है 30 ग्राम क्या बनता है, 30 ग्राम जल बनता है। ध्यान देना, अभिक्रिया के बाद 30 ग्राम जल बन रहा है। तो यहां से ये देखा गया कि अभिक्रिया के पहले कितना द्रव्यमान था, 30 किलोग्राम था, और अभिक्रिया के बाद कितना ग्राम है, 30 ग्राम ही है। तो इसका मतलब जो है अभिक्रिया होने के पहले का द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान क्या है, दोनों बराबर है। तो कोई भी ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद के द्रव्यमान के बराबर होता है, वो क्या कहलाता है, वही बोला जाता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। या दूसरा ये बोल सकते हैं कि द्रव्यमान को कभी भी नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसको सिर्फ चेंज किया जा सकता है। मास नेवर बी कैन बी एक्सटेंड, उसको कभी भी डिस्ट्रॉय उसको कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, बट कैन बी चेंज इन वन स्टेट टू अनदर स्टेट। मतलब जो है किसी भी द्रव्यमान को जो है कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है, नष्ट नहीं किया जा सकता है, उसको सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो द्रव्यमान संरक्षण प्रूफ हुआ था, अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान जितना था उतना ही अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान है। ये पहले एक्सपेरिमेंट के तौर पर प्रूफ हुआ था। इसके बाद फिर जो है अब ऐसा दिखाने के लिए जो है दोनों की तरफ द्रव्यमान समान होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, समीकरण को संतुलित करना पड़ता है। अगर हम समीकरण को संतुलित कर लेंगे तो जो है जितना अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान होगा उतना ही अभिक्रिया के बाद का द्रव्यमान होगा। जितना अभिक्रिया के पहले का द्रव्यमान होगा उतना ही अभिक्रिया के बाद का। ये हमें एक्सपेरिमेंट के तौर पर मिला था। बाद में जो है हम इसको इसमें अप्लाई करके इसको द्रव्यमान संरक्षण का इसका जो है रासायनिक अभिक्रिया में, या रासायनिक अभिक्रिया बोले तो जो है समीकरण को संतुलित करने में इसका यूज करते हैं। अब इसको कैसे संतुलित करेंगे, देखो संतुलित करने के लिए बहुत सारे नियम रहते हैं। 11th में हम बहुत अच्छे तरीके से कई सारी विधियों से, आयन इलेक्ट्रॉन विधि और 2-3 विधियां हैं जिनसे अभिक्रिया को संतुलित करते हैं। बस 10th क्लास में हमें इतना समझना रहता है। देखो मैंने कुछ बेसिक पॉइंट्स बताए हैं और बनाए हैं। जैसे क्या है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा जितने भी एलिमेंट्स हों, जैसे Fe हो या फिर कुछ भी हो, तो उसको हम पहले बैलेंस कर लेते हैं। उसके बाद जो है ऑक्सीजन को करते हैं, उसके बाद हाइड्रोजन को करते हैं। तो लगभग जो है कुछ केसों में छोड़ करके कुछ केसों को लगभग वो सॉल्व हो जाता है। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है H2 और O2 और H2O बन रहा है। ऑक्सीजन कितना है, 2 है, तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे तो 2 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन बैलेंस होने के बाद फिर हाइड्रोजन को करेंगे 2 दूना 4, यहाँ पर 4 कर देंगे। तो इसका मतलब बेसिकली क्या हुआ, इधर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 8। अगर इधर देखा जाए तो 8 परमाणु, और ऑक्सीजन के 2, इधर 2 दूना 4, सॉरी इधर यहाँ पर 2 करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 4 है, तो 2 दूना 4 ये हो जाएगा और 2 ये 6 आ जाएगा, 4 और 2 6। तो यहाँ से जो है ये देख सकते हैं कि अभिक्रिया के पहले परमाणु की संख्या इतनी है, फिर इसके बाद इसमें, इसका मतलब दोनों का द्रव्यमान क्या होगा, सेम हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग जो इसके बेस पर समझाते हैं, पहले समीकरण को संतुलित कर लेंगे, उसके बाद फिर ये बताएंगे कि 4 2 6 दोनों तरफ 6 आ रहा है, इसका मतलब दोनों का द्रव्यमान जो है समान है, इसलिए द्रव्यमान संरक्षण को दिखा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। पहले द्रव्यमान संरक्षण को प्रूफ किया गया था एक्सपेरिमेंट के तौर पर, उसके बाद फिर उसको बैलेंस किया गया था। तो आप लोग जो है यहाँ से समझ गए होंगे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, और बैलेंस क्यों किया जाता है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण को दिखाने के लिए। इसका एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, इसको संतुलित करके दिखा रहे हैं। तो इसका एग्जाम्पल है Fe plus H2O gives out Fe3O4 plus H2। अब ये है, इसको हमें बैलेंस करना है। तो मेरा पहला नियम क्या है, मैंने जो बताया पहला नियम, पहले नियम के अनुसार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा सबको बैलेंस कर लेना है, जो भी अदर जो है परमाणु हैं। तो ऑक्सीजन
O4 और हाइड्रोजन के अलावा कौन सा परमाणु है, Fe। तो पहले Fe को बैलेंस करते हैं। तो Fe में क्या हो जाएगा, 3, यहाँ पर 3 है तो 3 कर देंगे, 3Fe प्लस H2O गिव्स आउट Fe3O4 प्लस H2, ये हो गया। अब यहाँ से Fe बैलेंस हो गया। अब इसके बाद फिर करते हैं ऑक्सीजन को बैलेंस। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 ऑक्सीजन हो गया। अब इसके बाद फिर हाइड्रोजन को कर देंगे तो 4 गुना 8 हो जाएगा, इसका मतलब 4 से यहाँ पर पूरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं। तो बैलेंस करने में ये बात ध्यान रखना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा बैलेंस करना, उसके बाद फिर ऑक्सीजन को बैलेंस करना, उसके बाद हाइड्रोजन को बैलेंस करना, तो बैलेंस हो जाएगा ज़्यादातर केसों में। तो बैलेंसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण को हमें प्रूव करना रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको द्रव्यमान संरक्षण का नियम समझ गए। उसके बाद फिर समीकरण को संतुलित क्यों करना पड़ता है, ये समझ गए। अब इसके बाद फिर हम लोग जो है कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं को देखते हैं। तो पहला है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब संयोजन अभिक्रिया। अब संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे किसको, संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है संयोग करना। तो 2 या 2 से ज्यादा, अब एक तो नहीं बोल सकते, 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक अगर संयोग करने के बाद एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो ऐसी अभिक्रिया को बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। एडिशन का मतलब होता है ऐड होना, 2 or more than 2 reactor combined with and form one product is known as combination is known as addition reaction, एडिशन रिएक्शन। तो 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक अगर संयोग करते हैं और उसके बाद फिर किसी एक उत्पाद का निर्माण करते हैं तो उसको बोला जाता है एडिशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, तो संयोजन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, तो संयोजन अभिक्रिया में अगर हम लेते हैं तो जैसे क्या है C प्लस O2 गिव्स आउट क्या हो जाएगा CO2। यहाँ पर कार्बन है और ऑक्सीजन है O2, ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ऐड होने के बाद फिर एक प्रोडक्ट का निर्माण हो रहा है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका मतलब ये कौन सा रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है। तो एडिशन रिएक्शन ये हो गया। इसके बाद फिर जो है एक और एग्जांपल लेते हैं CaO कैल्शियम ऑक्साइड, और उसके बाद फिर इसका जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो CaOH का होल ट्वाइस ये बनता है, प्लस ऊष्मा निकलती है। यहां से अगर वैलेंसी देखना चाहे तो Ca है, ठीक है, ऑक्सीजन 2, ठीक है, हाइड्रोजन 2 बैलेंस है। तो यहां से ये भी क्या हो रहा है, एक ये क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, और ये क्या है जल, H2O जल बोलते हैं। क्या बन रहा है ये वाला, ये बुझा चूना है, बुझा चूना, जिसका यूज हम प्लास्टर में करते हैं। तो जो है यहाँ से अब कैल्शियम ऑक्साइड का भी फार्मूला आप लोग बना सकते हैं, अगर वीडियो देखे होंगे पहला दूसरा। तो कैल्शियम पर 2 चार्ज होता है, ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, Ca2 हो जाता है, O2 ये कट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड ये बन जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो Ca पर 2 चार्ज होता है, OH पर 1 चार्ज रहता है, तो Ca पर 1 हो जाता है, O2 का होल ट्वाइस। तो इस तरीके से बुझा चूना बन जाता है। तो ये मैंने सिखाया है तो ताकि जो है आपको कैल्शियम ऑक्साइड याद रहे, और उसके बाद फिर क्या बनता है बुझा चूना बनता है, उसका CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा चूना ये पता रहे तो आप लोग वैसे बना लेंगे, अगर ये बेसिक पॉइंट्स पता है तो यहाँ से ये कुछ एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। इसी तरीके से हम लोग एक और लेते हैं, एक और में कौन सा हो जाएगा H2 प्लस N2, एक गिव्स आउट क्या होता है NH3। मतलब अब यहाँ से इसको बैलेंस कर लें तो 2N हो गया, 5 से 3 दूनी 6 तो 3 ये हो गया। अब यहाँ से अगर हाइड्रोजन और नाइट्रोजन को लिया जाता है तो हाइड्रोजन और नाइट्रोजन कंबाइन होने के बाद फिर अमोनिया बनाते हैं। तो ये कुछ एडिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। एडिशन रिएक्शन में 2 or more than 2 reactor combined with each other and form a
ओनली वन प्रोडक्ट इज कॉल्ड एडिशन रिएक्शन, मतलब दो या दो से ज्यादा अभिकारक कंबाइन होने के बाद फिर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इसको बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया, एडिशन रिएक्शन। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर कभी भी एडिशन रिएक्शन पूछता है तो ये जो मैंने परिभाषा बताया, दो या दो से अधिक दो या दो से अधिक अभिकारक रिएक्ट होने के बाद एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसको बोला जाता है संयोजन अभिक्रिया। तो और इसके बाद फिर संयोजन अभिक्रिया का कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ से ये समझ में आ गया होगा एडिशन रिएक्शन। इसके बाद फिर देखते हैं वियोजन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन जिसको बोला जाता है। तो इसको समझते हैं, डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डीकंपोज होना, इसका मतलब डीकंपोज होने का मतलब क्या होता है, डीकंपोज होना मतलब टूटना। इसका मतलब कोई भी एक अभिकारक है वो टूट कर जो है कई सारे उत्पाद में अगर परिवर्तित हो रहा है तो उसको बोला जाता है, क्या बोला जाएगा उसको, वियोजन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। टू और मोर देन टू प्रोडक्ट फॉर्म वन रिएक्टर इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। मतलब क्या होगा, दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे एक ही अभिकारक से। तो इसका मतलब इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब एक अभिकारक से कई सारे उत्पाद बने, या फिर कोई अभिकारक जो है दो या दो से अधिक टुकड़ों में टूट जाता है तो उसको डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। किसी भी तरीके से हम लिख सकते हैं, कोई स्पेसिफिक परिभाषा नहीं है, मतलब इसको समझ लेंगे तो लिख लेंगे। तो डीकंपोजिशन रिएक्शन ये मतलब कोई भी अभिकारक है वो दो या दो से अधिक पार्ट में टूट जाता है, इसी को बोलते हैं। इसके बाद फिर हम लोग जो है इसका कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे क्या है, FeSO4 है, इसको बोला जाएगा फेरस सल्फेट। फेरस और फेरिक, हम दो बात बताए थे आपको। फेरिक, अब इसको फेरस सल्फेट नाम क्यों पड़ा, क्योंकि Fe पर 2 चार्ज है, SO4 पर -2 चार्ज है। तो Fe2 हो जाता है, SO4 2 हो जाता है, कट जाता है FeSO4। ये कहाँ से आता है, ये सब क्या है, इसके लिए मेरा पहला वीडियो आप लोगों को देखना पड़ेगा। फेरिक और फेरस उसमें मैंने बताया है। तो 2 चार्ज रहता है फेरस, तो इसका मतलब ये क्या है, फेरस सल्फेट है। ये क्या है, फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट से कंबाइन, फेरस सल्फेट को जब ऊष्मा दिया जाता है तो ये क्या होता है, फेरिक सल्फेट में, या फिर अब फेरिक है तो इसका मतलब Fe पर 3 चार्ज हो जाएगा, Fe पर 3 चार्ज हो जाएगा। तो Fe2 और O3 ये क्या हो जाएगा, फेरिक ऑक्साइड बनेगा, और उसके बाद फिर SO2 बनेगा। यहाँ पर अगर कंबाइन करें SO2 बनेगा और SO3 बनेगा। तो यहाँ से देख सकते हैं फेरस सल्फेट है, फेरिक सल्फेट को जब ऊष्मा दिया जाता है तो फेरिक ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। फेरस, ध्यान देना, इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकलती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है। तो यहाँ से एक अभिकारक है, ये दो या दो से ज्यादा उत्पादों में परिवर्तित हो रहा है, तो इसको बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे क्या है CaCO3, इसको बोला जाता है, संगमरमर का फार्मूला भी रहता है ये CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब कैल्शियम पर 2 चार्ज होता है, कार्बोनेट पर भी 2 चार्ज होता है, तो CaCO3 बनता है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, CaO + CO2। इस तरीके से CaO + CO2 ये बुझा हुआ चूना हो जाएगा, ये बुझा हुआ चूना हो जाएगा। CaO, ये CaCO3, ये CaO + CO2। तो इस तरीके से जो है, और ये बुझा हुआ चूना है जो मैंने बताया था पहले, CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पर सही कर लेना, ये बिना बुझा हुआ चूना है। इसके बाद फिर जो है हम लोग समझते हैं जो है विस्थापन अभिक्रिया को। तो वियोजन अभिक्रिया आप लोगों के समझ में आ गया होगा। उसमें एक अभिकारक कई सारे उत्पाद में जो है एक अभिकारक कई सारे उत्पाद में टूटता है, उसको बोला जाता है, उसको क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा वियोजन अभिक्रिया, डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके बाद फिर हम लोग देखते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है,
विस्थापन का मतलब क्या होता है? अपने स्थान से हट जाना। जैसे कोई भी अभिक्रिया होगी उसमें क्या रहेगा, देखो इस तरीके के जो है विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, विस्थापन अभिक्रिया में एक पदार्थ रहेगा, सॉरी दो पदार्थ रहेंगे, एक पदार्थ दूसरे को विस्थापित करके उसकी जगह ले लेगा। ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, अगर क्या है, अगर जो है अच्छे टीचर्स हैं, 2-3 टीचर्स हैं किसी भी सब्जेक्ट को, मतलब मानते हैं कोई भी टीचर्स है कहीं पर पढ़ा रहा है, कोई दूसरा टीचर आता है, अगर वो अच्छा पढ़ाएगा उससे तो क्या होंगे, वो जो अच्छा पढ़ाएगा उसकी तरफ डिस्प्लेस हो जाएंगे, सारे बच्चे जो उससे पढ़ते थे उसकी तरफ हो जाएंगे। सेम प्रोसेस इसमें भी रहता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो कम रिएक्टिव को उसके आयनों में उसका जो भी सल्फेट है या फिर कार्बोनेट है उसके फॉर्म में तोड़ देता है, उसको अलग कर देता है। जैसे क्या है, Fe है प्लस अगर देखा जाए CuSO4 है, FeCuSO4 है। अब यहां से देख सकते हैं, अगर इसके लिए हमें सक्रियता सारणी जाननी पड़ेगी जो कि आगे के चैप्टर्स में हम लोग पढ़ेंगे, तो उसमें क्या रहता है, Fe की सक्रियता Cu से ज्यादा रहती है, कॉपर की सक्रियता रिएक्टिविटी कम रहती है Fe से, ये ज्यादा सक्रिय है कम सक्रिय है, तो ज्यादा सक्रिय वाला कम सक्रिय वाले को हटा देता है, इसका मतलब ये FeSO4 बनाएगा, फेरस सल्फेट बनाएगा, और उसके बाद फिर यहाँ से Cu क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। इसमें से अब देख सकते हैं कॉपर सल्फेट में से कॉपर विस्थापित हो जा रहा है, इसका मतलब ये क्या होगा, ये विस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से हम लोग देखते हैं Zn प्लस CuSO4, अगर देखें Zn प्लस CuSO4 तो क्या हो जाता है, तो Zn भी क्या रहता है, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करता है, Zn कॉपर को विस्थापित कर देता है, खुद उसकी जगह ले लेता है, तो ZnSO4 प्लस Cu। तो यहाँ से हम लोग विस्थापन अभिक्रिया को देख सकते हैं, जिसमें क्या रहता है, विस्थापन अभिक्रिया में हो जाएगा कि वो पदार्थ विस्थापित कर देता है, किसको विस्थापित कर देता है, जो ज्यादा अभिक्रियाशील होता है वो कम अभिक्रियाशील को विस्थापित करके उसकी जगह ले लेता है, तो उसको विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। तो विस्थापन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, जब एक परमाणु दूसरे परमाणु को विस्थापित कर देता है, तो इस प्रकार की जो अभिक्रिया होती है उसको बोला जाता है विस्थापन अभिक्रिया। तो विस्थापन अभिक्रिया में एक मोर रिएक्टिव होना चाहिए, एक लेस रिएक्टिव होना चाहिए, और जो मोर रिएक्टिव होगा वो लेस रिएक्टिव वाले को विस्थापित कर देगा। तो यहाँ से अगर पूछा जाए तो आप लोग जो बोले उसको लिख सकते हैं, उसके बाद फिर ये दोनों एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो यहाँ से विस्थापन अभिक्रिया भी हो गया। इसके बाद हम लोग समझते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर इधर देखा जाए तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, 2 बार डिस्प्लेस होगा, मतलब कोई भी पदार्थ रहेगा वो उसमें 2 बार इसमें बोल सकते हैं आयनों में, जैसे दो कंपोनेंट हैं जिसका जो सल्फेट है या फिर कार्बोनेट का कोई भी परमाणु है, जैसे लेते हैं इसको समझाते हैं पहले, Na2SO4, उसके बाद फिर क्या है, BaCl2 है, BaCl2। अब इसके बाद अब यहाँ पर देखें तो सोडियम पर कितना चार्ज हो जाएगा, 1 चार्ज है, और सल्फेट पर 2 चार्ज है। यहाँ पर बेरिलियम पर क्या हो जाएगा, 2 चार्ज हो जाएगा, क्लोरीन पर 1 चार्ज हो जाएगा। अब यहाँ से ये बेरिलियम पर 2 चार्ज है, ये इस 2 चार्ज के पास चला जाएगा। अगर देखा जाए तो बेरिलियम पर क्या होगा, 2 चार्ज होगा, इसको यहाँ से निकाल सकते हैं क्योंकि क्लोरीन पर 1 रहता है और सल्फेट पर 2 चार्ज रहता है, ये दोनों साथ में आ जाते हैं BaSO4, और साथ में इस पर 1 चार्ज रहता है, इस पर 1 चार्ज, ये एक साथ में आ जाते हैं NaCl। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये दोनों विस्थापित हो जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि बेरियम क्लोराइड जो है और ये सोडियम सल्फेट ये सब विस्थापित हो जा रहे हैं, ये इसके साथ विस्थापित हो रहा है और ये इसके साथ, इसमें दोनों का विस्थापन हो रहा है, इसलिए इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोला जाता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको समझ सकते हैं, किसको समझेंगे कि जिसमें 2 या 2 से ज्यादा जो है, जिसमें 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ विस्थापित होते हैं,
दो पदार्थ विस्थापित होते हैं और दोनों आयन ही रहते हैं, दोनों आयन रहते हैं, अपने अपने आयन के साथ चले जाते हैं। जैसे इस पर 2 चार्ज है तो इसके साथ चला जाएगा, इस पर 2 चार्ज है इसके साथ चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से द्विविस्थापन अभिक्रिया का क्या बोल सकते हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या हो, दो पदार्थ का विस्थापन हो तो उसको द्विपदार्थ विस्थापन अभिक्रिया कहेंगे। जो ज्यादा क्रियाशील होगा, इसमें बेसिकली क्रियाशीलता पर नहीं, इसमें बेसिकली आयन्स पर डिपेंड होता है कि आयन का चेंज उसके साथ होगा, जो सेम रहेगा उसके साथ चला जाएगा। तो यहाँ से इसको देख सकते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में इसमें 2 विस्थापन होता है। इसके बाद फिर देखते हैं एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसको बोलते हैं? ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकलती है। ध्यान देना, ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा क्षय होती है, ऊष्मा निकलती है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकल रही होती है उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और ऐसा क्या होता है, दहन अभिक्रिया, उसका कंबर्सन करवाएंगे तो क्या होगा, O2 निकल जाता है। उसमें क्या निकलेगा, देखो किसी भी अभिक्रिया का जो है, अगर हम उसको ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, कंबर्सन करेंगे तो क्या होगा, CO2 निकलेगा और H2 निकलेगा। ध्यान देना, हमेशा अगर O2 के साथ दहन करवाएंगे तो क्या होगा, CO2 निकलेगा, H2 निकलेगा, ऊष्मा निकलेगा और प्रकाश निकलेगा। यहाँ से क्या निकलता है, अगर कंबर्सन होता है, जैसे मीथेन है, मीथेन का फार्मूला होता है CH4। मीथेन, ये फार्मूला कहाँ से बना है इसको भी हम लोग समझ सकते हैं। तो मीथेन है CH4, इसको O2 के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, O2 के साथ CO2 निकलेगा, H2 निकलेगा, प्लस ऊष्मा निकलेगी, प्लस प्रकाश निकलेगा। अब यहाँ से ये हमेशा कहीं पर भी अगर कंबर्सन होगा या फिर दहन होगा O2 के साथ तो क्या हो जाएगा, प्रकाश और ऊष्मा निकलता है। CH4 का इस तरीके से हम लोग देख सकते हैं, CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, ऊष्मा प्लस प्रकाश। तो यहाँ से इस तरीके की अभिक्रिया, इसमें ऊष्मा निकल रही है तो इसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, क्योंकि अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा निकल रही है। इसी तरीके से जो ग्लूकोज रहता है जो हम खाते हैं श्वसन के दौरान भी कभी कभी पूछा जाता है। तो श्वसन के दौरान भी जो अभिक्रिया होती है वो कौन सी अभिक्रिया होती है, वो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि उसमें भी ऊष्मा निकलती है। जैसे उसमें क्या रहता है, जो भी हम खाते हैं श्वसन वो पचता है, डाइवर्ज होता है, या फिर जो हम सांस लेते हैं वो एक तरीके का क्या है, सांस लेने के बाद जो है हमारे शरीर में जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और दहन होगा तो CO2 H2O प्लस ऊष्मा निकलेगी। तो ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 रहता है। उसके बाद फिर जब इसका O2 से अभिक्रिया होता है तो इसमें भी CO2 और H2 निकलता है। बैलेंस कर लीजिएगा। तो इसमें भी ये भी एक तरीके का क्या होता है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होता है, एक्सोथर्मिक जो है एक्सोथर्मिक अभिक्रिया इसको बोला जाता है। इसके बाद फिर देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अवशोषित होती है। शोषी का मतलब क्या, अवशोषित होना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान अभिक्रिया अवशोषित होती है, ऊर्जा की कुछ जरूरत पड़ती है तो उसको बोलते हैं, उसको बोला जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा की जरूरत पड़ती है उसको बोला जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो ऊष्मा शोषी अभिक्रिया समझ गए। इसके बाद हम लोग समझते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया या फिर उपचयन अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया या उपचयन अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकरण मतलब इसमें ऑक्सीजन का योग होगा। और ऑक्सीजन होता क्या, उसका नेगेटिव चार्ज होता है, इसका मतलब ऑक्सीकरण का योग होगा या फिर किसी ऋण पदार्थ का योग होगा। ऋण पदार्थ मतलब ऑक्सीजन का योग होगा या फिर ऋण पदार्थ का योग होगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया में। और ध्यान देना, इसमें ऋण पदार्थ का योग हो रहा है, इसका मतलब हाइड्रोजन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलता है या ऋण या धन पदार्थ निकलता है। तो ध्यान देना, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हो जाएगा,
ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर ऋण पदार्थों का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, या फिर ये बोल सकते हैं कि धन पदार्थों का निकलना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे क्या है, कॉपर है, इसमें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया हुई तो CuO बन गया। यहाँ पर दो बैलेंस कर लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि कॉपर ऑक्सीजन के साथ योग करके कॉपर ऑक्साइड बना रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन जुड़ेगा या फिर ऋण पदार्थ कोई जुड़ेगा, तो इसका मतलब वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ऑक्सीकरण या फिर जो है उपचयन या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन इंग्लिश में बोला जाता है, जिसमें एडिशन होगा किसका, ऑक्सीजन का, और जो है निगेटिव जितने भी रहेंगे निगेटिव चार्ज उनका एडिशन होगा, हाइड्रोजन जो है निकलेगा, या फिर जितने भी पॉजिटिव चार्ज रहेंगे वो निकलेंगे। तो यहाँ से हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया के हैं उपचयन अभिक्रिया को या फिर रिडक्शन रिएक्शन को। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया के दौरान जो है, अब इसका उल्टा, जैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या हो रहा था, ऑक्सीजन जुड़ रहा था और ऋण पदार्थ जुड़ रहा था, हाइड्रोजन निकल रहा था और ऋण पदार्थ धन पदार्थ निकल रहा था। इसमें अपचयन अभिक्रिया में क्या हो जाएगा, अपचयन अभिक्रिया में जो है हाइड्रोजन जुड़ेगा H2 या फिर धन पदार्थ जुड़ेगा, धन पदार्थ जुड़ेगा और निकलेगा क्या, इसमें ऑक्सीजन निकलता है या कोई ऋण पदार्थ निकलता है। ध्यान देना, ऑक्सीजन निकलता है या फिर कोई ऋण पदार्थ निकलता है, तो इसको बोला जाता है अपचयन अभिक्रिया। और जिसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया दोनों पाई जाती है, उस तरीके की अभिक्रिया को बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों प्रोसेस एक साथ में होता है, उसको बोला जाता है रेडॉक्स अभिक्रिया। इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझाते हैं, जैसे CuO है प्लस H2 है और यहाँ से क्या बन रहा है, Cu प्लस H2O। तो यहाँ से देख सकते हैं इसमें अगर ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाएगा, ऑक्सीजन का जुड़ना, यहाँ पर हाइड्रोजन में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो जाता है, उपचयन। क्या बोलते हैं, उपचयन या फिर ऑक्सीडेशन। तो हाइड्रोजन में जाकर के ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो इसका हो जाएगा ऑक्सीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। इसी तरीके से कॉपर ऑक्साइड में से कॉपर बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, अपचयन, रिडक्शन हो जाएगा, अपचयन रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड में से क्या बन रहा है, कॉपर बन रहा है, इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अपचयन हो रहा है। तो इसमें क्या है, ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, तो इस तरीके की अभिक्रिया को बोला जाता है जो है क्या कहा जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया बोला जाता है, रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पर इसका अपचयन, यहाँ पर ये समझ सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना क्या हो जाता है, उपचयन या फिर ऑक्सीडेशन, और यहाँ से जो है कॉपर का निकलना क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन का निकलना क्या हो जाएगा, अपचयन हो जाएगा, और दोनों प्रोसेस साथ में हो रही है, इसलिए क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया। यहाँ से हम लोग समझ गए अपचयन अभिक्रिया को भी, रेडॉक्स अभिक्रिया। इसके बाद दो टॉपिक्स और हैं, एक है संक्षारण। तो संक्षारण उसको किसको बोला जाएगा, तो जो है संक्षारण प्रोजन जिसको बोल सकते हैं। जैसे किसी भी पदार्थ को खुले में रखते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है, और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद फिर क्या होता है, जब वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद उस पर जंग लग जाता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है संक्षारण। जैसे जब लोहे को खुले में रख दिया जाता है तो उस पर क्या हो जाता है, कुछ लोहे की परत जो किसी स्टील को रख दिया जाता है किसी खुले स्थान में, तो क्या होता है, लोहे की परत उस पर जम जाती है। कोई भी ऐसे पदार्थ जिसको हम खुले में छोड़ देते हैं तो उस पर क्या लगता है, जंग लग जाता है और वो खराब हो जाती है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे अस्तर लगाना पड़ता है, उसके बाद फिर पेंट करना पड़ता है ताकि वो लंबे समय तक कोई चीज बना रहे। इसके बाद फिर हम लोग समझते हैं विकृत गंधिता क्या होता है। तो विकृत गंधिता का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी, ये ज्यादातर किसमें पाया जाएगा विकृत गंधिता, ये विकृत गंधिता उसमें पाया जाता है जो भी फैटी होते हैं, जिसमें तेल या वसा होती है, जिससे बनी हुई चीजें होती हैं, तो उसमें क्या रहता है, वो कुछ समय बाद वो खराब हो जाती हैं और उसमें से गंध आने लगती है, तो इसको बोला जाता है विकृत गंधिता। तो मैंने जो है क्या किया, इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स थे पहले चैप्टर में सबको जो है अच्छे तरीके से समझाए हैं, और जो है इसका मैं जो है नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊंगा जिसमें जितने सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं।
प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं बोर्ड पेपर में या फिर जितने पूछे जाने की संभावना है उसको जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। जो है मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस वीडियो को ध्यान से धैर्यपूर्वक देखना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और जितने भी इससे सवाल बनेंगे उनको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो मैं वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू।